नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेस के अंदर। देखिए साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी डिमांड आपकी बहुत ज्यादा आ रही थी कि सर हमें पढ़ाइए ब्लड के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। देखिए, आपसे पूछा जाता है सर ये ब्लड क्या है, आपके शरीर में देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो ब्लड है वो बह रहा है बाय द हेल्प ऑफ द यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स, जिसे बोलते हैं यहाँ पे रक्त धमनियां और शिराएं। तो इनके माध्यम से सारा का सारा ब्लड बह रहा है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सर ये ब्लड होता क्या है, ब्लड काम क्या करता है, जरा समझिएगा कि ब्लड हमारे शरीर में देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये यहाँ पे टिश्यू है मेरे साथियों, ऊतक है, एक प्रकार का ऊतक है, जिससे कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड यहाँ पे क्या है, सेल है, ऑर्गन है या टिश्यू है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लड क्या है मेरे साथियों, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। तो हमारे शरीर में ब्लड बहता कहां पर है, तो हमारे शरीर के अंदर देखिए ब्लड के बहने के लिए पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हृदय के द्वारा, जिसमें हार्ट के द्वारा यहाँ पे पंपिंग होती है ब्लड की। और ये जो ब्लड है ना, बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड कार्पल्स, जिसे हम कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मेरे साथियों पे ब्लड वेसल्स, जिसे बोलते हैं आर्टरीज, और यहाँ पे वीन्स, धमनी और शिरा। तो धमनी शिरा के माध्यम से पूरे हमारे शरीर में फ्लो करता रहता है। देखिए, ब्लड के द्वारा ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, और जिसके बारे में आज आपको मैं पूरा का पूरा लेक्चर बताने वाला हूँ। ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो चीजें करनी है, ज्यादा ज्यादा इस लेक्चर को लाइक करना है, और आपको शेयर बहुत करना है। आपके लाइक्स शेयर बहुत ज्यादा कम होते हैं आपकी इस शानदार वीडियो के लिए। ठीक है बच्चे, सुनो। देखिए, हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो पाया जाता है, जैसा आप देख पाएंगे। लेकिन वही बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं में देखिए थोड़ा सा मात्रा कम मिलती है। देखिए, बहुत से कारण है महिलाओं में रक्त के थोड़ा सा कम मिलने के। तो आधा 1 लीटर के आसपास जो कमी होती है महिलाओं में देखी जाती है। वहीं पे हम जब बात करते हैं सर कि हमारा जो ब्लड है वो कैसा है, एसिड है या बेसिक है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि ब्लड का जो बेसिक पीएच वैल्यू है, जो ब्लड की पीएच वैल्यू है वो है 7.4, जो स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू है। आप इंसान में किसी का भी खून निकाल दीजिए, आपको सभी के सभी ब्लड के अंदर जो स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू मिलने वाली है वो सेम है, कितने यहाँ पे 7.4 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है, मानव का जो ब्लड है वो कैसा है, हल्का सा बेसिक है। आप जानते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है वो यहाँ पे बेसिक होती है, और जिनकी पीएच वैल्यू यहाँ पे लेस देन 7 होती है वो यहाँ पे कैसे होती है, एसिडिक होती है, वो अम्लीय है। और ये कैसा है, क्षारीय है। तो हमारा ब्लड यहाँ पे हल्का सा क्षारीय है। अगर आप यहाँ पे ब्लड को देखिए टेस्ट करेंगे ना हल्का सा, तो आपको हल्का सा खट्टापन है जो फील होने वाला है, आपको कड़वापन है जो एक्चुअल में फील होने वाला है। अगर बात की जाए ब्लड के बारे में, तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया जरा वो सुनिएगा। तो मैंने बताया कि जो ब्लड है वो क्या है मेरे साथियों, कनेक्टिव टिश्यू है। आप देख पा रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो कितनी होती है, 7% होती है टोटल वेट के। यहाँ पे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, 7.4 है। और यहाँ पे एवरेज 5 से 6 लीटर ह्यूमंस में पाया जाता है, जबकि महिलाओं में यहाँ पे थोड़ा सा जो खून है वो कम मिलेगा, आधा 1 लीटर के आसपास, वो डिफरेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ब्लड के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन टू बी एज, तो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, स्टडीज में और फॉर्मेशन प्रोसेस में दोनों में अंतर है। तो स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी, वहीं पे ब्लड के बनने की जो क्रिया है, ब्लड के बनने की जो यहाँ पे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोएसिस। तो हेमेटोपोएसिस देखिए प्रोसेस है ब्लड के फॉर्मेशन की, और स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ये दोनों डिफरेंट है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, अब आपको मैं एक बेसिक बात बता दूं। देखिए, जितना भी हम एडल्ट्स की बात करते हैं, देखिए हमारे जीवन से लेकर हमारे मरने तक, मतलब जब व्यक्ति यहाँ पे जीवित होता है नवजात बच्चे के रूप में, और जब मर जाता है वृद्ध के रूप में, किसी भी अवस्था में मर सकता है, खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, जीवन काल के शुरू होने से लेकर जीवन काल के अंत होने तक हमारे शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहां पे होता है, आपको बता दूं तो वो होता है हमारे शरीर के अंदर अस्थि मज्जा में, जिसे बोलते हैं बोन मैरो। अब क्वेश्चन बनता है सर ये बोन मैरो कहां मिलती है, तो मैंने आपको बताया था देखिए आपके बोन्स वाले चैप्टर में कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो लंबी और मोटी हड्डी है, तो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाली लंबी और मोटी हड्डी होती है, तो उनके अंदर देखिए खोखलापन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। और उसी बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रक्त की जो कणिकाएं बनती हैं, ब्लड सेल्स बनेंगे, ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में एडल्ट्स की बात की जा रही है, और ये किसी भी जीवित व्यक्ति की बात कर सकता हूं मैं इसमें। तो उनके शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो अस्थि मज्जा में होता है। याद कीजिएगा कि प्रति सेकंड, पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पर सेकंड की। पर सेकंड यहाँ पे 2 से 3 मिलियन
यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं जिनका फॉर्मेशन किया जाता है हमारी अस्थि मज्जा के द्वारा 2 से 3 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो 20 से 30 लाख यहाँ पे सेल्स, ब्लड सेल्स हैं जो पर सेकंड बन रही हैं। इतनी देर में कम से कम आपकी 1 करोड़ के आसपास जो सेल्स हैं बन चुकी होंगी आपके ब्लड के अंदर, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो हमारे शरीर में जो लंबी और मोटी हड्डी होती है वो कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये स्पंजी है। इस स्पंजी हड्डी के अंदर यहाँ पे देखिए एक पदार्थ मिलेगा जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, दैट इज बोन मैरो। और इसी बोन मैरो के अंदर मेरे साथियों यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं से, अदर सेल से, देखिए कभी आपको मैं डिटेल से बोन मैरो अलग से पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बोन मैरो की मैपिंग चल रही है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी इसको डिटेल से अलग से लेंगे, ठीक है। तो अस्थि मज्जा के अंदर देखिए 2 तरह की अस्थि मज्जा पाई जाती है, एक होती है पे रेड, एक होती है पे येलो। तो वहां से बहुत सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे अपने पीछे मेरे स्क्रीन पर देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए लंबी और मोटी हड्डी है, ये हड्डी कैसी है, खोखली है, और इसी खोखली हड्डी के अंदर पाया जाने वाला जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, इससे बहुत सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं। इन सबका फॉर्मेशन यहीं से होता है। आपको बता दूं एक छोटी सी बात, जो लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है वो अक्सर यहाँ पे हड्डी खाते हैं। देखिए हड्डी रखी है और हड्डी का जो ये अंदर वाला हिस्सा है, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें हड्डी के अंदर वाले हिस्से को खाना है। देखिए ये हड्डी है, ये हड्डी का अंदर वाला हिस्सा है, एग्जैक्टली। तो हड्डी के अंदर वाले हिस्से में बता दो मेरे साथियों बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। खासकर यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलाजन, और यहाँ पे पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है ओजिन। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारे शरीर में, किसी भी शरीर में, हमारे शरीर में क्या, किसी भी शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे स्किन की जो ग्लो होती है उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो जो ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं मेरे साथियों, उनकी स्किन यहाँ पे ज्यादा ग्लो करती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मात्रा में इस पोर्शन को खाते हैं, खासकर ये जो अंदर वाला पोर्शन है जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा वाला पोर्शन, इसको खाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्किन यहाँ पे ज्यादा ग्लो करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सारा का सारा यही है, जो है हमारी हड्डी में वो यही है, जहां से फॉर्मेशन होता है वो यहीं से होता है। आपको ये बेसिक बात बता दी है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे जीवन के स्टार्ट होने से लेकर हमारे जीवन के मरने तक, या जीवन के अंत होने तक, ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है सर कि जब हम पेट में रहे हों, जब हम माँ के गर्भ में रहते हो, तो हमारे शरीर में ब्लड कहां से बनता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। देखिए तो गर्भावस्था के दौरान, यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान, देखिए जो बच्चा बना है इसे बोलते हैं एम्ब्रॉय। देखिए बच्चा चाहे 1 महीने का हो, चाहे वो 9 महीने का हो, जब तो वो माँ के पेट में है मेरे साथियों, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों भ्रूण की, तो भ्रूण के अंदर यहाँ पे ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर के अंदर पाए जाने वाले मेसोडर्म से। तो लीवर के अंदर देखिए पोषण मिलता है मेसोडर्म, और उसी लीवर के मेसोडर्म से यहाँ पे देखिए हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो यदि याद कर लीजिएगा कि अगर बात की जाए यहाँ पे, देखिए नवजात बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पे भ्रूण की, जिसे बोलते हैं एम्ब्रॉय। मतलब यहाँ पे माँ के पेट में, यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है उसे बोलते हैं भ्रूण। तो भ्रूण के अंदर यहाँ पे देखिए ब्लड का फॉर्मेशन अलग होता है, और हमारे शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन वो अलग होता है। ये बेसिक कंफ्यूजन मैंने आपको यहाँ पे दूर कर दी है। अब बच्चों के अंदर एक और मेन क्वेश्चन होता है सर ये कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? क्या आपको ही पता है मेरे साथियों कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सॉरी, तो हमारे शरीर की हम जब बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर आप बोलेंगे सर ब्लड बैंक बोलते हैं किसे? हार्ट को ना भैया। यहाँ पे हमारे दिल के अंदर देखिए हमारा रक्त स्टोर नहीं होता, हमारा दिल यहाँ पे सिर्फ पंपिंग करता है। गलती से अगर दिल में रक्त जमा हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमारे शरीर में ब्लड बैंक नहीं है मेरे साथियों। हमारे शरीर में ब्लड बैंक होता है जिसे बोलते हैं स्पिलन, और स्पिलन कहाँ मिलती है? इस पीछे वाले हिस्से में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरे साथियों प्लीहा। तो मानव शरीर के अंदर देखिए जो ब्लड का ब्लड बैंक माना गया वो कौन सा है? स्पिलन है। आपको बता दो मेरे साथियों स्पिलन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में किस भाग को यहाँ पे आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाएगा, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों यहाँ पे कहा जाता है प्लीहा को, जिसे बोलते हैं स्पिलन। देखिए जब भी हमें कभी डेंगू हुआ हो, यदि आपको कभी डेंगू की बीमारी हुई हो, मैं नहीं चाहता कभी हो, लेकिन कभी हुई हो पास्ट में, या किसी को मलेरिया हुआ होगा,
तो डेंगू मलेरिया के अंदर यहाँ पे इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक्चुअल में दर्द कहाँ पे होता है? स्पिलन में होता है, और हमारा जो ब्लड होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे जो चीजें हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो डेंगू के अंदर, मलेरिया के अंदर कौन सा पार्ट है जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मेरे साथियों? तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो कौन सा पे? स्पिलन है, जिसे बोलते हैं प्लीहा, और इसी को मेरे साथियों क्या बोलते हैं? द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बेसिक बात मैंने बता दी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है इसके फंक्शन क्या है, कि हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, जो रक्त बह रहा है, इसका मेन काम क्या है? देखिए, सबसे पहला मेन काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो मुख्य काम किया जा रहा है वो ब्लड के थ्रू ही किया जा रहा है। बाहर कैसी भी ठंड पड़ती हो या बाहर कैसी भी गर्मी पड़ती हो, आपके ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। हमारा जो शरीर है ना वो गर्म खून वाला है। एक्चुअल में हम देखिए यहाँ पे वार्म ब्लडर आते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ब्लड का, जिससे हमारे पूरे शरीर के अंदर यहाँ पे खून की सप्लाई होती रहती है, जिससे हमारे टेम्परेचर पे मेंटेन बना रहता है। आपको बता दूं कि हमारा शरीर यहाँ पे कैसा है? गर्म है। ये आइस बकेट चैनल का एक फोटो है जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखिए सही बात है, तो जब तक हमारे शरीर में यहाँ पे रक्त बह रहा है तो हमारा शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी डेड बॉडी को अगर छुएंगे आप, तो डेड बॉडी यहाँ पे गर्म नहीं होती मेरे साथियों, ठंडी पड़ जाती है। तो डेड बॉडी के ठंडी पड़ने का मेन कारण ये है क्योंकि उसके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक चुका है, तो उसके शरीर में अब तापमान सेम नहीं है। हर जगह का जो तापमान है वो कैसा पे अलग अलग है। खासकर सबसे पहले यहाँ पे पैर ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, पैर ठंडे पड़ जाएंगे। यस मेरे साथियों, यहाँ पे लाश की यहाँ पे अगर बात करते हैं तापमान बहुत कम होता है क्योंकि इसके अंदर खून का संचालन नहीं हो पाता। ये बेसिक बात है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, और बहुत सारे देखिए ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन सबकी जो सप्लाई की जा रही है ब्लड के थ्रू ही की जाती है। हमारे शरीर के देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज में जो यहाँ पे पार्टिकल्स पहुंचाए जा रहे हैं, जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स पहुंचाए जा रहे हैं, ये बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड पहुंचाए जा रहे हैं। आप कुछ भी खाना खाते हैं तो सारा का सारा खाना में जितना भी प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन, कैल्शियम जो कुछ मिलता है आपको, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड आफ्टर दिस द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और उसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद वो सारी की सारी चीजें कहां पहुंचती है? ब्लड में पहुंचती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दवाई खाई, आपका हेडेक हो रहा है लेकिन आपने दवाई खाई है, तो दवाई कहां जाएगी? सर में या पेट में? पेट में। तो पेट में देखिए प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस से बहुत सारे उसके फैक्टर्स निकलेंगे, वो सारे फैक्टर्स देखिए ब्लड में मिलेंगे। आफ्टर ब्लड वो कहां पहुंचेगा? हमारे सर में। फिर हमें यहाँ पे उससे आराम मिलने वाला है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। इसी की तरह, इसी के साथ हमारे शरीर के अंदर देखिए ऑक्सीजन और यहाँ पे अन्य गैसों को स्टोर किया जाता है। कहां पे? फेफड़ों में। देखिए हमारा ब्लड यहाँ पे सीधे कभी ना ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। जैसे मेरी ये उंगली है, क्या मेरी ये उंगली यहाँ पे सीधे ऑक्सीजन को लेने वाली है? आज अभी ऑक्सीजन आई क्या? नहीं आई ना, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे शरीर में देखिए ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। अब फेफड़ों में, लंग्स में प्रोसेस होने वाली है। यस, देयर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है मेरे साथियों, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद देखिए आरबीसीज यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहां पे देखिए जो ब्लड बह रहा है कैपिलरीज के अंदर, यहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है। और आप जानते हैं मेरे साथियों ऑक्सीजन कैसी गैस है? ठंडी गैस है, गर्म गैस है? गर्म गैस है। यहां पर आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की सहायता से ही आप किसी चीज को जला सकते हैं। आपको बता दो मेरे साथियों, किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के वो चीज कभी जलने वाली नहीं है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, व्हेन दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, तो हमारा शरीर का जो ब्लड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथियों। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से कैपिलरीज के अंदर जो लंग कैपिलरीज होती है, लंग के अंदर जो छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, लंग कैपिलरीज है मेरे साथियों, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाता है। फिर बात की जाएगी और क्या फंक्शन है ब्लड के, तो सुनिएगा ध्यान से। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। अब इनका हमारे शरीर से निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये सारे के सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड कहां पहुंचता है? किडनी में। किडनी में होता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। आपको बता दूं मेरे साथियों कि किडनी के अंदर जो प्रोसेस की जाती है फिल्ट्रेशन की, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी के अंदर जो की जाने वाली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को मेरे साथियों कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। और किडनी के अंदर
यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे मेरे साथियों, जीवित कोशिकाएं मिलती है जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स की सहायता से ये प्रोसेस की जाती है। तो ये सारे के सारे जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे कहां पहुंचेंगे? किडनी में। किडनी में प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद देखिए ये कहां जाएगा? यूरिन में, और यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड के माध्यम से ही ये सारे के सारे हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से एक्सक्रीट किया जा रहा है, यहाँ पे बाहर निकाला जा रहा है, इनको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से कि यहाँ पे देखिए ब्लड आ रहा है, ब्लड फिल्टर होगा, और जो यहाँ पे देखिए बाकी का बचा हुआ पार्ट है, जो यहाँ पे अनफिल्टर, जो हमारे शरीर में यूजफुल पदार्थ नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये बाय द हेल्प ऑफ द यूरेटर कहां पहुंचने वाले हैं? ब्लैडर में, और यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे शरीर से देखिए जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये किडनी के माध्यम से बनने वाला जो यूरिन है ना, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, और किडनी तक जो ब्लड पहुंचाया जा रहा है वो यहाँ पे आप जानते हैं किस तरह से होने वाला है, ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए बच्चे, साथ ही साथ हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो भी मेंटेन किया जाता है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का जो काम किया जा रहा है वो किया जाता है अपने लीवर के द्वारा। यस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बहुत बार कि मानव शरीर के अंदर यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जाता है। तो दो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गन्स है मेरे साथियों, पहला है कौन सा? लीवर, दूसरा है पैंक्रियास। इंसुलिन वहां से निकलता है पैंक्रियास से। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की यहाँ पे मात्रा कम हो जाती है, शुगर काउंट कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एग्जामिनेशन में आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन, इसमें क्या होता है मेरे साथियों? तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। वहीं पर हम जब बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में मेरे साथियों, तो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहां पे बढ़ता है? शरीर में या ब्लड में? तो इसका सही आंसर क्या है मेरे साथियों? ब्लड में बढ़ जाता है, और ब्लड से ही ये सारी की सारी कंडीशंस बनती हैं। ये बेसिक बात मैंने बता दी है। अब जरा समझिएगा कि हमारा ब्लड यहाँ पे कैसा है, किस प्रकार से, आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा ब्लड यहाँ पे क्या है? संयोजी ऊतक है, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यस, हमारा ब्लड मेरे साथ टिश्यू है। अब देखिए ब्लड की जब बात करते हैं तो ब्लड यहाँ पे कैसा है? नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिसके आप आर पार नहीं दे सकते, ब्लड के आर पार नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि ब्लड देखिए कैसा है? चिपचिपा है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो ब्लड है मेरे साथ वो कैसा पे? चिपचिपा पाया जाता है। अगर बात की जाए तो ब्लड यहाँ पे किस स्टेट में पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा कि मानव का जो ब्लड है ना, वो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, तैरती हुई अवस्था में है। लेकिन हम जब बात करें, यदि ब्लड को आप यहाँ पे रख देंगे कुछ समय के लिए, तो ब्लड यहाँ पे देखिए सूख जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्लड यहाँ पे एक प्रकार का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। हम उसी पे बात करने वाले हैं कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या है। आप यहाँ पे देखिए अपने स्क्रीन पर मेरे पीछे मैंने क्या किया, यहां पर साथियों एक यहाँ पे देखिए धमनी है जिसे बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज को मैंने काट दिया है। जब मैंने आर्टरीज को काट दिया तो बहुत सारा ब्लड है बड़ी स्पीड से बाहर आ रहा है। जब मैंने ब्लड को थोड़ा मैग्नीफाई किया तो मुझे पता चला कि ब्लड के अंदर देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ यहाँ पे तत्व हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं और पीला पीला है। तो ब्लड में जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है इसे बोलते हैं प्लाज्मा। और मैंने ये भी नोट किया कि इस ब्लड के अंदर कुछ यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। 3 तरह के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जिसमें देखिए आरबीसी है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है और जिसमें प्लेटलेट्स हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि ब्लड इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे ब्लड क्या मेरे साथ मिक्सचर है। देखने में कैसा लगता है? तो देखने में ब्लड हमेशा एक जैसा नजर आएगा। आप शरीर के किसी भी हिस्से में देखिए, आपको जो ब्लड मिलने वाला है वो एक जैसा है। यहाँ पे कितना शानदार डायलॉग था, ये मेरा खून ये तेरा खून, बता इसमें से कौन सा मेरा, इसमें से कौन सा तेरा। यस, तो ब्लड को देख के नहीं बता सकते मेरे साथियों ये कैसा मिक्सचर है, और इसी कारण से इसे किस मिक्सचर में शामिल किया गया है? इसे शामिल किया गया है होमोजीनियस में, जिसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि देखने के आधार पे ब्लड को कौन सा मिक्सचर माना गया है, तो देखने के आधार पे ब्लड को माना गया पे होमोजीनियस, जिसे बोलते हैं समांगी। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए, अगर एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए, तो एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे ब्लड यहाँ पे कैसा असमांगी है, जिसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस, जिसे आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। यस, यहाँ पे कुछ प्रोसेस को करके आप ब्लड को अलग कर सकते हैं। होता भी यही है।
आप जब खून देने जाते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो ब्लड बैंक के अंदर देखिए खून को अलग किया जाता है, वहां पे प्लाज्मा अलग किया जा रहा है। हो सकता है कि आरबीसीज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हो सकता है प्लेटलेट्स को अलग कर दिया जाए। तो आप बड़ी आसानी से कुछ प्रोसेस के माध्यम से ब्लड के अंदर के जो मिलने वाले कंपोनेंट्स है ना, उनको अलग कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि देखने के आधार पर अलग है और रियल कंडीशन में थोड़ा सा अलग है। चलिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यकीन मानिएगा मेरे साथियों कि देखिए ये जो बायोलॉजी का सेशन है, बहुत मेहनत बनती है इसे बनाने के लिए। ये सारा का सारा कंटेंट खुद का डेवलप किया गया कंटेंट है। आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से आपने प्रशांत सर को प्यार दिया है, उसी तरह से मुझे भी प्यार दीजिए। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और एक बात और है मेरे साथियों, अगर मैं इस चैनल पर हूं, वर्ल्ड अफेयर्स पे हूं, तो यहाँ पे कुछ तो दम रखता हूँ, किसी ना किसी कारण से हूँ। देखिए, प्रशांत सर ने जो भरोसा किया है ना, वो बहुत बड़ा है मेरे लिए। और आपको, आप यकीन मानेगा, आपको उतना ही लेवल का जो कंटेंट है, उतना बेहतरीन जो कंटेंट है, वो मिलने वाला है मेरी तरफ से। चलिए, अगर हम बात करें ब्लड के बारे में मेरे साथियों, तो मैंने बताया कि ब्लड के अंदर देखिए मेनली दो कंस्टिट्यूएंट है जो पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट है जो पाए जाते हैं। तो एक कंपोनेंट यहां पे किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। ये किस अवस्था में पाया जाता है मेरे साथियों? पे तरल अवस्था में पाया जाता है। और यहां पे देखिए मिलने वाले फिर पार्टिकल्स, मिलने वाली जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लड सेल्स, जो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अगर बात की जाएगी, बच्चे एक मिनट कहिएगा बस। चलिए देखिए बच्चे, तो प्लाज्मा की हम जब बात करते हैं, तो प्लाज्मा ये देखिए यहां पे ये है। तो प्लाज्मा देखिए लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला पार्टिकल है, कंपोनेंट है ब्लड के अंदर, जो कैसा कलर में होता है? यहाँ पे एक्चुअल में दिखाया जाए तो येलो कलर में है। वहीं पे हम जब बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, देखिए ब्लड सेल्स नहीं कह सकते, इन्हें ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। एक्चुअल में बता दूं मेरे साथियों कि कई लोगों को एक कंफ्यूजन होता है सेल्स और यहाँ पे कार्पल्स के बीच में। तो सेल्स को बोलते हैं कोशिका और कार्पल्स को कहा जाता है कणिकाएं। और सही मायने में देखा जाए तो आप जब 11 12 की बायोलॉजी से ऊपर जाएंगे, जब कंपटीशन में आएंगे मेरे साथियों, हायर बायोलॉजी में जाएंगे, तो यहाँ पे इसे सही मायने में कार्पल्स कहा जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम बोलचाल की भाषा में यहाँ पे सेल्स कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं। आप इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट ना कीजिएगा भी। तो देखिए, हम यहाँ पे जब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो तीन तरह के ब्लड सेल्स है जो मिलने वाले हैं। पहला है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। आप इसकी फोटो में देख पाएंगे, छोटा सा बिल्कुल आरबीसी है। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल, काफी बड़ा है। और तीसरा मिलता है प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं रक्त बिंबाणु, और ये इसका आकार भी लगभग छोटा सा होता है। तो मैंने पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से मेरे साथियों, ये स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे ब्लड के अंदर लगभग 55% के आसपास जो पोर्शन होता है वो किससे बनता है? प्लाज्मा से बनता है। और 45% के आसपास जो पोर्शन बनता है मेरे साथियों, किससे बनता है? ब्लड सेल से बनता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर लीजिएगा। चलिए साथियों देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए मेरे साथियों, जरा सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा समझिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, तो आरबीसी की जब बात करते हैं, तो देखिए इनकी जो संख्या होती है हमारे ब्लड के अंदर, होती है 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, जिसे बोलते हैं एमसीएल। तो यहाँ पे पर माइक्रोलीटर यहाँ पे कितनी आरबीसी पाई जाती है? 4.7 से 6.1 मिलियंस। वहीं पे हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में, तो पर माइक्रोलीटर यहाँ पे की संख्या होती है 4,500 से लेकर 11,000 के बीच में। प्लेटलेट्स की जब बात की जाएगी, तो पर माइक्रोलीटर इनकी संख्या होती है यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर यहाँ पे 4.5 लाख के बीच में। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई है कि संख्या के आधार पर देखा जाए, ऑन द बेस ऑफ द नंबर देखा जाए, तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या ज्यादा है, फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स ज्यादा पाई जाती है, और सबसे कम संख्या में कौन से यहाँ पे डब्ल्यूबीसी मिलने वाली है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में संख्या के आधार पर ब्लड में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो आप देख पाएंगे मेरे साथ यहाँ पे आरबीसी की संख्या कैसी होती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें पे शेप की, तो आरबीसी का शेप काफी छोटा है, ये बहुत छोटे आकार में होता है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा है, और इसका आकार लगभग यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स के आकार के बराबर होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। आपसे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं।
चलिए बच्चे, तो ये देखिए मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बता दिया है कि किस प्रकार से ब्लड यहाँ पे काम करता है, किस तरह से ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। अब मेरे साथियों देखिए इसी का जो मैं पार्ट सेकंड है वो लेके आने वाला हूं और आपको आज ही के दिन यहाँ पे इसका पार्ट सेकंड मिल जाएगा। डोंट वरी, यहाँ पे शाम तक इसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको मैं लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो मिलते हैं शाम को बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। साथियों इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं जो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर।